आप देख रहे हैं इस वक्त आज का मुद्दा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे के दौरान रियाज में हैं। सऊदी हुकूमत रियाज में वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल कर रही थी। 2016 के बाद यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दूसरा सऊदी दौरा है, लेकिन इस बीच पीएम मोदी और वली अहद शहजादा सलमान 5 बार मिल चुके हैं। 2016 के बाद भले ही दूसरा दौरा है, लेकिन इन दोनों की मुलाकात अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 5 बार हो चुकी है। सिफारती सतह पर वजीर आजम का मौजूदा सऊदी अरब का दौरा इस लिहाज से भी काफी अहम है कि पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात के बावजूद सऊदी हुकूमत कश्मीर जैसे मुल्क के अंदरूनी मामलात में गैर जानिबदार बनी रही। जी हां, सऊदी का आपने स्टैंड देखा होगा कश्मीर को लेकर 370 हटने के बाद। इसे हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला बता करके सऊदी क़यादत ने पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेर दिया था, उसे बुरी तरह से नाकाम बना दिया था। साथ ही पीएम इमरान खान के कश्मीर कार्ड को हिंदुस्तान ने डबल झटका दिया है। एक तरफ तो मुस्लिम दुनिया का पेशवा कहलाने वाला सऊदी अरब कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे से दूर रहा, तो वहीं यूरोपीय यूनियन के डेलीगेशन को कश्मीर का दौरा करने की इजाजत देकर के मोदी हुकूमत ने ताल ठोक करके पाकिस्तानी ड्रामे को फ्लॉप कर दिया है। कल तक जो पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि देखिए कश्मीर पर भारत के लिए इंटरनेशनल मीडिया क्या क्या लिख रहा है, अब उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। बहरीन और यूएई की जानिब से पीएम मोदी को मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज देकर भी अरब मुल्कों ने हिंदुस्तान के तई अपने मौकिफ को वाजे कर दिया है। और उससे पहले 2016 में सऊदी अरब ने भी अपना सबसे बड़ा शहरी एजाज पीएम नरेंद्र मोदी को दिया था। तो कहा जा सकता है कि 2008 में बनी लुक ईस्ट की पॉलिसी जो है सऊदी अरब की, उस वक्त की अगर हम बात करें, उस दौर से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, तो इस वक्त हिंदुस्तान सऊदी अरब के तरजीही मुल्कों में शामिल है जिनको सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। यानी ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों से लेकर के यूरोपीय मुल्क कश्मीर पर भारत के मौकिफ के साथ होते नजर आ रहे हैं। साथ में सऊदी अरब तिजारत के साथ साथ और भी कई शोबों में हमारे साथ खड़े होने जा रहा है, और उनकी पॉलिसी में हम हैं, हमारी पॉलिसी में वो हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी बिलखुसूस मुसलमान सऊदी अरब में हिंदुस्तानी मुसलमान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके लिए भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत अहम बात की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां पर अपनी बात रखने जा रहे हैं, और जो तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत करने के लिए वजीर आजम पहुंचे, वहां से अपनी बात वो रखेंगे। तो क्या कुछ कहा गया है, जरा वो सुनिए। वो डेवलपमेंट के काम राहुल गांधी को दिखाने में क्या परेशानी है? जब तक विपक्ष और मीडिया को जाने की इजाजत नहीं होगी, तब तक दुनिया प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं करेगी। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, गौरव से भरपूर क्षण है। अपोजिशन को स्वागत करना चाहिए। अब उन्हें बेचैनी किस बात की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारत देश के अंदर जितने भी विरोधी पक्ष हैं, कांग्रेस के समेत, इनकी एक ही षड्यंत्र है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हों। विपक्ष और कांग्रेस ये चाहता है कि कश्मीर लहूलुहान हो, वैसा हम नहीं होने देंगे। This inhuman curfew of 50 days. Even the Congress party in India has commented that poor people have been shut inside for 50 days. 50 days they've, no one knows what's happening with all the prisoners, political prisoners, thousands of them. एयर स्ट्राइक के नाम पर इनको एलर्जी होती है, उनकी नींद हराम हो जाती है, उनको चिंता है ये मोदी ने कैसे कर दिया। इसलिए ये राष्ट्र रक्षा की बात करने से भी कतरा रहे हैं। एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री राहुल गांधी ने किया, किसी को भी जम्मू कश्मीर जाने नहीं दिया। और उस परिस्थिति में आप एक यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दे रहे हैं, ये भारत के संसद की तौहीन है। कांग्रेस वालों को जवाब देना चाहिए कि आप ऐसा कैसा बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो जो पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगता है। अरे हिंदुस्तान के लोगों को अच्छा लगे, ये बोलने की भी तो हिम्मत दिखाओ जरा।
तो एक तीर से दो शिकार करने की, दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है मोदी हुकूमत, और पाकिस्तान को तो नेस्तनाबूद किया ही जा रहा है दुनिया भर में। यहां का विपक्ष भी कहीं ना कहीं बिलबिला रहा है। यूरोपीय डेलीगेशन को जाने की इजाजत देने से पहले हमें जाने की इजाजत देना था कांग्रेस और अपोजिशन का, ये तर्क है, ये दलील है, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मेरे 5 सवाल, उससे पहले वजीर आजम ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए कि एक इंटरव्यू में उन्होंने वहां के अखबार को दिया सऊदी अरब के, और उसमें उन्होंने कहा कि 26 लाख हिंदुस्तानियों ने सऊदी अरब को अपना दूसरा घर बना रखा है, और बड़ी तादाद में हर साल हज के लिए और कारोबार के लिए लोग यहां पर आते हैं हिंदुस्तान से। मेरा इनके लिए मैसेज ये है कि सऊदी में जो जगह इन्होंने बनाई है उस पर हिंदुस्तान को गर्व है, फख्र है। यह बात हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने हिंदुस्तानियों के लिए कही है जो सऊदी अरब में अपनी जगह बनाए हुए हैं और वहां की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं और वहां से यहां भी पैसा भेजते हैं, और उनमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। क्या रियाद से रावलपिंडी को दिया जा रहा है जवाब? यह बहुत अहम बात है। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था सऊदी अरब को लेकर के वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को इस्लामिक दुनिया का पेशवा मानता है या दिखाता है। ऐसे में पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि इसको अपने तरफ लाया जाए। कार ड्राइव कर ली इमरान खान ने सऊदी प्रिंस से की, और भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब टस से मस नहीं हुआ, और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिर उनके साथ हैं। तो क्या रियाद से रावलपिंडी को दिया जा रहा है जवाब? यूरोपीय डेलीगेशन को इजाजत देना कश्मीर पर पाकिस्तान को, क्या यह दोहरा झटका है? इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल, क्या कश्मीर पर झूठे प्रोपेगेंडा की पाकिस्तानी दुकान अब बंद होगी? चौथा सवाल, सऊदी के विजन 2030 में हिंदुस्तान कितना अहम पार्टनर? आज बहुत अहम समझौते होने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं वजीर आजम को भी सुनूंगा, आपको भी सुनवाऊंगा, और वो वहां से क्या बात रखते हैं। जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम है वो देखने वाली बात होगी। चौथा, सऊदी के विजन 2030 में हिंदुस्तान कितना अहम पार्टनर है? और पांचवा सवाल, मोदी का सऊदी दौरा तेल और तिजारत के लिए कितना अहम है? क्योंकि आज हमारी बड़ी जरूरत तेल भी है और कारोबार भी है। दोनों मुल्क इस वक्त जैसा कि परसेप्शन बना है दुनियावी तौर पर मंदी का, बिगड़ते हुए हालात का, इकोनॉमी के, उससे जूझ रहे हैं। उससे निकलने में दूसरे, और ये तमाम लोग चाहे सऊदी हो या दूसरे मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क हो या खाड़ी के मुल्क हो, गल्फ कंट्रीज हो, एक दूसरे का कितना ताउन कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी बात करने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है अनिल गर्ग जी, जो कि सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सर खैर मकदम है आपका अनिल गर्ग जी, स्वागत है। मेरे साथ एजाज कमर साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर, और थोड़ी देर बाद हमारे साथ फिरोज बख्श साहब होंगे, चांसलर हैं नेशनल राष्ट्रीय मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के, मौलाना आज़ाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ होंगे मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। तो बात करेंगे, चूंकि सऊदी अरब मुसलमानों के लिए इस मामले में अकीदत का मरकज है, क्योंकि 2 अहम शहर सऊदी अरब में हैं और हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों का, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी मुसलमान काम कर रहे हैं और हज के लिए भी हर साल जाते हैं, तो एक सीधा जुड़ाव भी है, तो उस पर हम बात करेंगे। और बड़े पैमाने पर 18% तेल हम सऊदी अरब से लेते हैं, तो एक बड़ा पार्टनर है और कहीं ना कहीं हमारी तवानाई का एक बड़ा स्रोत है, तो इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एजाज कमर साहब, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक तीर से दो शिकार को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ यूरोपीय डेलीगेशन को कश्मीर जाने की इजाजत देना, यहां का विपक्ष तमाम तरह के इल्जाम लगा रहा है, लेकिन हुकूमत ने नहीं सोचा, सीधे तौर पर बाहरी लोगों को जाने की इजाजत दी गई। क्यों? इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा? और इधर सऊदी अरब एक लफ्ज नहीं बोल रहा है कश्मीर को लेकर, पहले भी और अभी भी। क्या पूरी तरह से मुस्लिम दुनिया को लेकर के यूरोपीय वर्ल्ड को साधने की एक बड़ी कोशिश है 370 के बाद? देखिए, मैं एक छोटी सी तारीखी बात से शुरुआत करूंगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाना इमाम काबा थे। ये इतनी बड़ी बात थी कि हमारी सरकार को फ़ायदा उठाना चाहिए था। सऊदी अरब हमारा सबसे अजीज़ दोस्त होना चाहिए था, लेकिन वो दोस्त बनने के बजाय हमारे दुश्मन पाकिस्तान का फाइनेंसर और गारंटर बन गया। ये हमारी विदेश नीति की नाकामयाबी थी। आज हालत यह है कि पाकिस्तान के प्रोपोगंडा चैनल चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा जादू कर दिया है कि अरबों को हमसे छीन लिया है, अरब गुमराह हो गए,
हदीसें पढ़ के सुना रहे हैं कि ज़माना आखिरत में बुतखाने अरब में बनेंगे और उसके बाद अरबों के लिए तबाही आएगी और क़यामत होगी, उस सब के बावजूद पाकिस्तान का प्रोपोगंडा पूरी तरीके से फेल हो गया। अरब सुनना नहीं पसंद करते। पहली वजह तो आपकी यह है, इस बात को मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। एक बार पाकिस्तानी टेलीविजन किसी चैनल में जब 370 हटी थी, उसके बाद लगातार जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो लगातार हम लोग भी इस पर नजर बनाए थे। कोई उनके मेजर थे, गेस्ट थे, वो जो फौज के लोग उनके होते हैं, तो वो डिबेट में कह रहे थे कि खादिमैन हरमैन शरीफैन ने भी हमारा साथ नहीं दिया कश्मीरियों को लेकर, कि हाय मुसलमानों का साथ मुसलमानों के चीफ ने भी नहीं दिया, तो अब हम किसके पास जाएं? क्योंकि पाकिस्तान को भी अपने आप को सबसे बड़ा दादा दिखाने की कोशिश करता है मुस्लिम दुनिया का, क्योंकि हमारे पास जौहरी ताकत है, एटम बम है, और दूसरी जानिब सऊदी अरब भी अपने आप को पेशवा बताता है। तो ऐसे में सऊदी अरब का पाकिस्तान का साथ न देना, वो सर पटक रहे थे। देखिए, वो पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि हम सऊदी अरब को सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं तो सऊदी अरब हमारा मोहताज हो जाएगा। लेकिन सऊदी अरब अब पाकिस्तान के चंगुल से निकलना चाहता है। उसके पास अमेरिका जैसा मुहाफिज है, तो वो पाकिस्तानियों को क्यों इतनी परवाह करेगा? दूसरे आतंकवाद के साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्राइम काफ़ी पाकिस्तानियों की तरफ से बढ़ जाता है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गर्दनें अगर किसी की सज़ा के तौर पे काटी जाती तो पाकिस्तानी होते। एक नया खेल शुरू हुआ, गरीब पाकिस्तानियों को उम्रा के बहाने सऊदी अरब ले जाया जाता है, उनके नशीली पदार्थ रख दी जाती है। इन मुंशियात में कई पाकिस्तानियों को हर कत्ल सज़ाए मौत मिलती है, जिससे पाकिस्तानियों की इमेज सऊदी अरब में बेहद ख़राब हो चुकी है। दूसरी मैं खारजा पॉलिसी की बात कर रहा था कि जो हमारा दोस्त होना चाहिए था वो पाकिस्तान का दोस्त बन गया। लेकिन आज ये मोदी जी का जलवा ही कहूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के जबड़ों में से सऊदी अरब को निकाल के अपनी जेब में डाल लिया है। आज आप ये देखिए कि अरब देश क्या हो रहा है। एक हमारे पीछे भाग रहा है कि सबसे बड़ा अवार्ड लेने के लिए, दूसरा हमारे पीछे भाग रहा है कि हमसे कारोबार कर लो, तीसरा ये कह रहा है कि हम तुम्हारी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ये ऐसा है कि सारे विदेशी मुल्क दौड़ रहे। यही नहीं है, सारी दुनिया में देखे, रशिया कह रहा है हमसे हवाई जहाज खरीद लो, अमेरिका कह रहे हैं हमसे F-16 खरीद लो, फ्रांस कह रहे हैं हमसे हथियार खरीदो। ये मोदी का जलवा है, ये मोदी की सफल नीति है कि सारी आज हिंदुस्तान की चमचागिरी कर रहे हैं। आप कभी अब से 10 साल पहले कोई सोच सकता था कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त था, आज वो हिंदुस्तान का दोस्त बन जाएगा? वो पाकिस्तान के रोने पीटने मातम करने को बस जरा सा भी ध्यान नहीं देगा और हिंदुस्तान की हर बात में हाँ में हाँ कहेगा। ये जलवा सिर्फ नरेंद्र मोदी के आने से हुआ है, ये जलवा कांग्रेस नहीं कर पाई। और कितने अफसोस की बात है कि मौलाना आजाद जो इमाम काबा के नवासे थे, उसका फायदा कांग्रेस ने नहीं उठाया। और आप लोग ये बात जानते भी नहीं है, मेरी तो खाला थी उनकी बहू, इसलिए मैं जानता हूं, लोगों को पता भी नहीं। तो कांग्रेस की जो अदब नीति थी वो पूरी तरीके से फेलियर थी। आज कांग्रेसियों को सीखना चाहिए, मोदी के जलवे से सीखना चाहिए। मोदी ने कैसी पूरी रीति बदल दी है। अनिल गर्ग जी, 2030 विजन सऊदी अरब है उनका, एक पूरा उन्होंने सिस्टम तैयार किया जिसके तहत कौन कौन उनके साथ होगा, कौन कौन उनका पार्टनर होगा, इस पर वो लोग काम कर रहे हैं और इसी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हिंदुस्तान समेत 8 मुल्कों की भागीदारी है। पाकिस्तान का कहीं कोई अता पता उसमें नहीं है, जबकि पाकिस्तान ताउन लेने में, मदद लेने में, ज़कात खैरात लेने में सऊदी अरब की तरफ देखता है। उनके रिटायर्ड कर्नल जनरल वहां पर जाकर के खिदमात देते हैं, उनकी फौज को सिखाते हैं। बावजूद इसके विजन सऊदी अरब का जो है 2030, उसमें पाकिस्तान का अता पता नहीं है। हिंदुस्तान बड़ा पार्टनर है। 2030 विजन में पाकिस्तान नाम का नाम ना होना, उसकी एक वजह और भी है। कुछ मालूम नहीं है कि पाकिस्तान नाम का देश 2030 में होगा भी कि नहीं। एक बड़ी वजह तो ये भी है क्योंकि जो उनके अंदरूनी हालात हैं, वो 5 टुकड़े होंगे कि 7 टुकड़े होंगे, ये सिर्फ समय का फेर है। होंगे पक्का, पाकिस्तान नाम की चीज उस समय नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, जो आपने बहस शुरू करते हुए कहा था कि एक तीर से 2 शिकार है, मेरा ये मानना ये एक तीर से 2 शिकार नहीं है, ये एक तीर से बहुत सारे शिकार हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाना, पाकिस्तान को अपनी ही भाषा में समझा देना, इस्लामिक देशों में पाकिस्तान को अलग थलग कर देना। दूसरी बात है, जो आज पूरे वर्ल्ड में जो वैश्विक मंदी छाई है, जिसको भारत भी इससे अछूता नहीं है, बार बार भारत का विपक्ष इसका सरकार पे इसका दोषारोपण करता है, उसके लिए भी वो, क्योंकि आप देख रहे हैं ये थर्ड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फॉर्म में जिसमें वो बात करने गए हैं, उसमें तो अपनी बात करेंगे ही। जब बायलैटरल बातचीत होगी तो उसमें बहुत सारे, मैं मान के चलता हूँ करीबन 12 से 15 समझौते सऊदी अरब से होने वाले हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, सिक्योरिटी से होगा, आपके सिविल एविएशन से होगा। इन सारे समझौतों के साथ भारत के अंदर कम से कम वो मान के चल रहे हैं कि $100 बिलियन वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ऐसा सब कुछ होता है तो भारत में भी इसका बहुत बड़ा एक फायदा होने वाला है।
इसमें हिंदुस्तान को बड़ा फायदा होने वाला है। और हम देख रहे हैं फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। सर खैर मकदम है आपका। देख रहे हैं 2014 के बाद से सऊदी के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने में यह हुकूमत पेश रही है, और जैसा कि परसेप्शन रहा था, जैसा कि कहा जाता था कि इस तरह के कामों में कांग्रेस अगवा रहती है, मुसलमान, चूंकि सऊदी अरब को लेकर के एक इमेज बनती है कि वो मुसलमान, क्योंकि दो बड़े वहां पर मकाम है, मुसलमानों के अकीदत का मरकज भी है कहीं ना कहीं। सऊदी अरब की जब बात होती तो दो बड़े शहर है मक्का और मदीना, इसके चलते मुसलमान कहीं ना कहीं उस तरफ बहुत ही जज्बाती भी हो जाते हैं। ऐसे में लगातार सऊदी अरब के साथ दोस्ती को मजबूत से मजबूत करना, इन्वेस्टमेंट लेकर आना, उनकी जो सलाहियत है उसका हम कैसे फायदा उठाएं और हमारी सलाहियत का वो और बेहतर कैसे फायदा उठाएं, इस तरफ सोचना, ये किस तरह की रणनीति है। और जिस तरह से इस हिकमत अमली के तहत आज कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका इमरान साहब। देखिए, क्या है कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि विद इन 3 इयर्स एक प्रधानमंत्री, एक वजीर आजम 2 मर्तबा सऊदी अरब हो आए। और वो सऊदी अरब जिसको कि पाकिस्तान समझता था कि वो उसकी बपौती है, उसकी जेब में रहता है। और अलावा इसके आप ये देखिए कि देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा ये कैसे हुआ। अभी हमारे दोस्त एजाज साहब भी इसी पे अपना बयान दे रहे थे। उन्होंने मौलाना आज़ाद का भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में मौलाना आज़ाद थे और कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई। ये कांग्रेस की बिलाशुबा बदकिस्मती थी। और ये काम ये सरकार, बीजेपी सरकार कैसे कर पाई, मैं ये भी आपको बता दूं। इसकी वजह यह है कि जो हमारे वजीर आज़म मोदी हैं, वो आप ये समझ लें और ये जान लें कि आज की तारीख में वो वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। और वजीर आज़म मोदी जैसा दिलदार, जानदार, दमदार, वज़ादार, वफादार, कामदार और अबव ऑल ईमानदार वजीर आज़म कोई नहीं है। इस बात को न सिर्फ सऊदी अरब ने देखा है बल्कि द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सीन इट। इसी वजह से जहां वो जाते हैं, आप ये देखिए, अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने एक विजुअल देखा आपके टेलीविजन पे कि एक लाइनअप था मोदी जी के आगे, जो लाइनअप था सऊदी अरब का, पूरी किंगडम का। किंग तो खैर ही थे सामने, लेकिन पूरा जो उनका कैबिनेट था वो पूरा कैबिनेट इस तरीके से लाइनअप हुआ कि शायद, और उसमें खवातीन भी थी, वो जिम्मेदार खवातीन जो है सऊदी अरब में। यानी ऐसा सऊदी अरब की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी भी हेड ऑफ द कंट्री के सामने पूरा लाइनअप गया हो। इसके पहले ना तो बेनज़ीर भुट्टो के साथ ऐसा हुआ, इमरान खान के साथ तो हुआ ही नहीं ऐसा। इससे पहले जो पाकिस्तानी वजीर आज़म थे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो या कोई और हो, या इवन अमेरिका का कोई वहाँ प्रेसिडेंट गया हो, इस तरह का जो शानदार जो खैर मकदम किया गया मोदी साहब का, मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब की तारीख में इस किस्म का खैर मकदम किसी ने किया हो। और ये खूबी है मोदी की जो केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री वो बना लेते हैं, चाहे वो ट्रंप के साथ हो, चाहे वो ओबामा के साथ हो। नहीं, इसको क्या मैं ऐसे नहीं देखूं कि इसके पीछे तेल और तिजारत का भी खेल है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा उसी पे आ रहा हूँ। बड़ी पॉपुलेशन है, एक मिनट और लूंगा, एक मिनट। सऊदी अरब के लिए हम काम किए हैं, वो हमारे लिए। सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पर्सनल टच से हट के अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, बाइंग और सेलिंग से उठ के, ठीक है, इंडिया जो है अब $5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बनेगा, और उसमें एक अहम हिस्सा जो है सऊदी अरब का भी रहेगा। जो रिलेशन सऊदी अरब ने देख लिया कि इंडिया इज अ मिक्स बास्केट। अगर इंडिया से वो अपना ट्रेड और कॉमर्स ज्वाइन करता है तो मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा फायदे में रहेगा। सारा सामान खरा मिलेगा उसको, अलावा इसके न सिर्फ खरा सामान मिलेगा, कम कीमत में मिलेगा। सऊदी अरब के किंग सलमान के ये बात समझ में आ गई है। और स्ट्रेटेजिक मुलाकातें 2 हुई मोदी जी की, अब्दुल रहमान बिन अब्दुल मोहसिन फजले से भी हुई, जो कि वहाँ के मतलब सारी बहुत इंपॉर्टेंट वजारत को देखते हैं, जिसमें जो है आपका फॉरेन अफेयर्स है, एनर्जी है। और एक मीटिंग तो हुई जो कि रिकॉर्ड हुई, दूसरी अनरिकॉर्डेड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये जो इक्वेशन मोदी जी ने बना ली है, हिंदुस्तान ने बना ली है, ऐसी इक्वेशन सऊदी अरब के साथ किसी ने नहीं बनाई। और उसके लिए मैं समझता हूं, अब ये देखिए, चांद पे हम गए, मंगलयान, उसके लिए भी सऊदी अरब कह रहा है हमारी मदद कीजिए, हम भी अपने सैटेलाइट जो है मून पे भेजना चाहते हैं। डिफेंस का आप ले लीजिए, डिफेंस आप देखिए, हूती ने कितना जो उनके हमला आवर थे ड्रोन, कितना नुकसान पहुंचा दिया। तो डोवाल ने वहां के जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं सऊदी अरब के, उनको इस बात पे ब्रीफ किया है। और हिंदुस्तान अब उनको, और एक और बात कह दूं, इससे पहले आपने देखा होगा, कई साल हो गए, गालिबन 20 साल हो गए, जब ईरानियन गनमैन चले गए
और हमारी सबसे बड़ी जो मक्का के अंदर उन्होंने वहां पर फायरिंग की, तो उसके बाद जो सबसे पहले जिसने मदद की सऊदी अरब की जो पहुंचे वो पाकिस्तान नहीं था। हालांकि पाकिस्तानी गार्ड्स थे वहां, वो था हिंदुस्तान, लेकिन पाकिस्तान के जो गार्ड्स हैं उनको अब उन्होंने वहां से हटा दिया। सऊदी अरब की जो फैमिली है वहां पर भी पाकिस्तान के गार्ड्स हैं, लेकिन वो उनको पसंद नहीं करते क्योंकि जो इस्लामिक टेनेट्स हैं कि शराब नहीं पीना है, सारी चीजें, पाकिस्तानी गार्ड्स फौजी उन सभी हरकत और सकनात में मुलविस हैं जो गैर इस्लामी हैं और जिसको सऊदी अरब पसंद नहीं करता। तो सारी चीजें मिला दीजिए तो मेरे कहने का मकसद यह है कि एक नई तारीख घड़ी है। आज मोदी ने दूसरी बार सऊदी अरब जाके, और सऊदी अरब में 2016 में गए थे, तो वहां पे ये भी बता दूं कि रामायण का एक उनको जो ट्रांसलेटेड रामायण इन अरेबिक वो भी उनको दी गई थी। तो अब नया बाब खुल चुका है। इट विल गो अ लॉन्ग वे। मंजूर ज़ियाई साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तारीख रकम हो रही है, सऊदी अरब हिंदुस्तान मिलकर के नई तारीख रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान को सख्त जवाब है, उनको खास तौर से जो कि मानकर चलते थे कि मुसलमान साथ होंगे, मुसलमान मुसलमानों से अलग नहीं जाएंगे, लेकिन मोदी नीति ने चाहे वो 370 के बाद कश्मीर को लेकर के इस्लामिक मुल्कों का, बिलखुसूस मुस्लिम मुल्कों का नजरिया हो, उसको भी हमने देखा। तुर्की के अलावा, टर्की के अलावा बाकी तो सब हमारे साथ रहे, या और भी इकोनॉमिकली अगर हम बात करें या हमारे लोगों को वहां पर काम करने देने की बात करें, उन पर यकीन और एतमाद की बात करें, तो हम पेश हैं। ज़ियाई साहब, आपसे मेरा सवाल है। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी। मैं ये बता रहा हूं कि ये तारीखी कदम है और हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात आज से नहीं 1400 साल से भी ज्यादा अरसे से हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। और आपको बताओ कि नरेंद्र मोदी के अंदर में काबिलियत, उनके अंदर में जो काम करने का तरीका, जज्बा और जो उनके अंदर जुनून है काम करने का, वो जुनून और भी दूसरे ममालिक से हमें बहुत नजदीक कर दे रही है। वो ममालिक जो दूर दूर थे, अब वो सारे ममालिक हमारे और करीब आ गए, जिससे हमारी तिजारत को भी फायदा होगा और हमारे दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत खूबसूरत होंगे। और ये सारे कारनामे जो मोदी साहब ने किया वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने आप को भी पेश किया और अपने मुल्क को पेश किया है और हमारे मुल्क के अवाम को भी पेश किया है जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने पूरा हक अदा किया है उस कुर्सी का जिस कुर्सी पर वो तशरीफ फरमा है। मैं आपके बातों को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब, मैं तारीख के आईने को लेकर के चलूं कि आपने जैसा सवाल उठाया कि मुसलमान एक हो जाएंगे, यहाँ मुसलमान एक होने की कोई तफसील नहीं है और यहाँ पर कोई ऐसी बात पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे की बात कर रहा था। देखिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान अपने नजरिए को पेश कर रहा है और दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और हिंदुस्तान अपनी दुनिया के सामने अपनी इमेज इस तरीके से बिल्ड कर चुका है कि दुनिया हमारे इमेज को सलाम कर रही है। और उसकी असल वजह यह है कि मोदी साहब ने अपने कारहाय नुमाया इतने पेश कर दिया दुनिया के सामने कि दुनिया हैरत में पड़ी है। और दुनिया इसलिए हैरत में पड़ी है कि जहां पर हमारे ताल्लुकात वो समझ लेते हैं हम धर्म की बुनियाद पर, अपने मजहब की बुनियाद पर ताल्लुकात बनाए, तो मैं आपको बताऊं धर्म की बुनियाद पर ताल्लुकात नहीं बनते हैं। ताल्लुकात बनते हैं इस सूरत हाल को देखते हुए कि मुल्क में कैसे तरक्की करे। मुल्क बनाना है, वहां पे धर्म नहीं बनाना था बल्कि मुल्क बनाना है और मुल्क बनाने के लिए धर्म जरूरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुल्क को बनाया, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे इस्लामी ममालिक से अपने आप को सिर्फ जोड़ा। वहां तो दुनिया में कोई इस्लामी ममालिक नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने आप को किस तरीके से पेश किया वो नजीर हमारे लिए रसूलुल्लाह की है। लेकिन क्योंकि उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है इमरान साहब को, और इमरान साहब की तमाम गैंग को कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इस्लाम के नाम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और मोदी साहब ने अपनी नीति को दुनिया के सामने रखा है, हमारे लोगों की नीतियों को रखा है और दुनिया ये भी बताया है। लेकिन यहाँ ज़ियाई साहब आपने बहुत अहम बात कही, बहुत तफसील से आपने बताया, लेकिन अपोजिशन आज भी रो रहा है हिंदुस्तान का, कह रहा है कि यूरोपीय डेलीगेशन को भेज दिया, दुनिया को हमारे यहाँ जाने दे रहे हैं लेकिन हमको नहीं जाने देते, आखिर हम ऐसा क्या कर देंगे, और इस तरह की बातें कि अपनों को जाने नहीं देते परायों को जाने दे रहे हैं, इस तरह के इल्जाम भी लगते हैं। देखिए, आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अपने अपने नहीं है, अपने के छुपे हुए आस्तीन में सांप है, जिन सांपों ने आज तक हमारे साथ खिलवाड़ किया है और ऐसा खिलवाड़ किया है कि वो बिल्कुल वो हिस्सा और वो खित्ता कट के रह गया था जिसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही थी। आज अगर वो दुनिया उसको देखेगी, दुनिया में अहमियत दी जाएगी, तो कल तक जो लोग कहते थे कि हम यूएन में मैटर को ले जाएंगे, वो लोग जो अपने खत लिखते थे कि हम लेटर लिखेंगे यूएन को, तो उनके लिए जवाब हो जाएगा, यूएन उनको जवाब दे देगी ऐसे खत लिखने वालों को, और उनको भी जवाब मिल जाएगा कि दुनिया के लोग वहां पर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में वो सारी दुनिया से हो जाएगा, वो विलेज बन जाएगा, हमारे प्रिविलेज हो जाएगी हमारे लिए। और अनिलगढ़ साहब, ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से वजीर आजम का ये 2 दिन का दौरा है, इधर जो डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर में, रियाज से सीधे सीधे रावलपिंडी को सख्त जवाब दे दिया गया है, सख्त इंतबाह दे दिया गया है और उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है।
आज जो हुआ है वो सिर्फ रियाज से रावलपिंडी को ही जवाब नहीं है, वो भारत में जो अभी हमारे साहब बता रहे थे, ये भारत में जो आस्तीन के सांप पल रहे हैं उनको भी जवाब है। अभी अभी आपने जो कहा कि ये विपक्ष कह रहा है कि हमें जाने नहीं दिया, यूरोपीय सांसद को, डेलीगेशन को जाने दिया। आप मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ के लोग जा रहे थे, जाने से ही पहले जब वो कह रहे हैं कि वहां पे मारकाट मची हुई है, वहां के हालत बहुत बुरे हैं, हम उनको देखने जा रहे हैं, यानी जाने से पहले ही उन्होंने तय कर दिया कि वहां के हालत बहुत बुरे हैं, हम सिर्फ उसको एग्जामिन करके उसको चेक करके लोगों को बताने जा रहे हैं। वो हालत देखने नहीं जा रहे, वो वहां के हालत पहले ही बयान कर रहे हैं बिना देखे। जिनको बिना देखे ही वहां का हाल मालूम, वो वहां जाके क्या करेंगे? तो इसलिए उनको दूसरी बात, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कहती है 317 हटाए तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मतलब आप ऐसे ऐसे बयान करेंगे तो आप वहां के तरक्की देखने जाएंगे, वहां का शांति देखने जाएंगे, कि वहां पे दंगे भड़काने जाएंगे, वहां का माहौल खराब करने जाएंगे? तो इसलिए उनको नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वो वहां का माहौल अच्छा रखना नहीं चाहते। उनकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन वो देश की भाषा बोलना शुरू करेंगे, कश्मीर उनका है, सारे देश का तो उनका भी है, आराम से जाए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन अपनी भाषा को सुधारे, अपने मन को सुधारे। और यूरोपीय डेलीगेशन को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है बार बार कि साहब वहां पे ये हो गया, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पे दुकानें नहीं खुल रही, जो यूरोपीय डेलीगेशन जाएगा वो अपने आप से देखेगा तो अपने आप ही बता देगा क्या चल रहा है वहां पे। तो ये एक तो ये जवाब हुआ। दूसरा, आपने जो कहा कि रियाद से डबल जवाब मैंने पहले शुरू में ही कहा, ये अभी जो वित्तीय मंदी छाई हुई है, ये रियाद पे सबसे बड़ा काम वहां पे वो होने जा रहा है। आप ये देखिए, अगला जो G20 बैठक है वो अगले साल इसमें हो रही है, सऊदी अरबिया में हो रही है। उसके बाद 2022 में इंडिया में होगी, और 2030 का लक्ष्य रख के सऊदी अरबिया जब चल रहा है तो उसको भारतीय साझेदार हो सकता है। पाकिस्तान किस चीज में साझेदारी करेगा? पाकिस्तान के पास ना टेक्नोलॉजी है, ना कोई वित्तीय बाजार है, ना कोई आपका कोई बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी। उसके पास एक ही चीज है, वो आतंकवाद को सप्लाई कर सकता है, और आतंकवाद तो मेरे को लगता नहीं सऊदी अरब, और दोनों ही इससे मुतासिर है, हिंदुस्तान भी और सऊदी भी। अभी भी सऊदी अरब ने डोरोन का जो हमला झेला है वो तो आतंकवाद को झेल रहा है। जी, एजाज कमर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से उस पूरे खत्ते में इस वक्त हालात बहुत कशीदा बने हुए हैं, सऊदी अरब भी मुतासिर है और दूसरे मुस्लिम ममालिक भी मुतासिर हैं, लगातार उससे वो निमट रहे हैं। हिंदुस्तान वहां पर अगर जैसा कि अजीत डोभाल साहब भी गए थे, जैसा कि फिरोज बख्श साहब ने बताया, उसको लेकर भी चर्चा हुई वजीर आजम के दौरे से पहले। हिंदुस्तान वहां पर अपनी इस स्ट्रेटेजी को, हालांकि हमारी कोई कभी कोशिश ये नहीं होती, वजीर आजम ने वहां के अखबार को भी इंटरव्यू में देते हुए कहा कि सब लोग अपनी अपनी सीमाओं में रहें, कोई किसी का अधिग्रहण ना करे तो चीजें गड़बड़ नहीं होंगी, यही उन्होंने कहा है। लेकिन हिंदुस्तान डिप्लोमेटिकली अपनी वहां पर किस तरह से मौजूदगी दर्ज करा सकता है? देखिए, मैं हमेशा सपोर्टर रहा हूं कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में फौज भेजना चाहिए। 6 साल से मैं इस बात को मोदी सरकार आने के बाद कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनको हमारी जरूरत है। लेकिन भारत सरकार ने यह फैसला नहीं किया, और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल से माध्यम से कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में फौज भेजें। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं उस वक्त ट्रेड की बात हो नहीं पाई थी कि हमारा 27 बिलियन ट्रेड है, जिसमें सऊदी अरब का हिस्सा 22, हमारा 5%, यानी 17 जो है वो घाटा हमारा है। तो सऊदी अरब हमारे साथ तिजारत कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, दूसरा सबसे बड़ा हमारा सप्लायर है। हम 83% अपना तेल खरीदते हैं, जिसमें हमने 207 मिलियन टन जो तेल खरीदा है, उसमें से 40 मिलियन अकेले सऊदीया से पिछले साल हमने खरीदा है। दूसरे जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनका विजन ये है कि तेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और तवानाई एनर्जी की नई नई इन्वेंशन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार आ रही है, तो फिर कोई तेल खरीदने वाला होगा, और दुनिया भर में तेल निकल रहा है, आप तेल की कीमत गिरने वाली है। बिल्कुल, इसको लेकर जो मुतबादिल है, मैं सर एक आपकी इजाजत से वक्फा लूंगा, मुझे बार बार इशारा हो रहा है। फिर बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सऊदी की जो फिक्र है उसमें हिंदुस्तान एकदम सटीक बैठता है, और वो बहुत सारी दूसरी चीजों को लेकर हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, और हिंदुस्तान भी उनकी तरफ देख रहा है। तो यहां से एक नया गठजोड़ शुरू होता है, जो कि आगे आने वाली दहाइयों या हम कह सकते हैं सदियों तक काम करेगा। उस पर मैं बात करूंगा।